देखो बेटा, अब तक हम लोगों ने वेक्टर के फंडामेंटल क्लियर कर लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने डेवलप किए थे जब हम उसके थियोरी को पढ़ रहे थे। अब हम उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर नीट में अभी तक आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये लेक्चर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। उसमें से पहला पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, 2 फोर्सेज का रेशियो है, ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ है ना। 2 फोर्सेज का रेशियो है 3:5 और उनका रिजल्टेंट है 28 न्यूटन। और आगे लिखा है इफ़ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि इन दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल है 60 डिग्री, मीन्स थीटा है कितना? 60 डिग्री। तो हमें इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। देखो बहुत आसान सा है। एक काम करते हैं, पहले ये जो रेशियो दिया हुआ है इससे देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, मान लो पहला फोर्स है A और दूसरा फोर्स है B और क्वेश्चन में दे रखा है A/B = 3:5, राइट। यहाँ तक क्लियर? ये दे रखा है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब नोट ये करो कि इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं मैथ में, ये A और A डिवाइडेड बाई, देखिए इसका जो रेशियो है ये, है ना, ये 3 ऐसे लिख देंगे = B डिवाइडेड बाई ये जो इसका जो रेशियो बना ये वाला, ये 5, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमेशा दिमाग में बंधा कर रखना है। अब ये देखो, क्योंकि ये 2 रेशियो सेम है तो मैं ना इसको एक कोई नंबर दे दूँ, जैसे मान लीजिए कि K दे दिया, अपने नाम का पहला अक्षर यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक बन गया हमारा। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको एक बॉक्स में घेर दिया। अब जरा समझना, इसको समझना ये है कि ये देखिए मैं अगर ना इसको मिटा देता यहाँ से यहाँ तक, A/3 = इसको मिटा देता तो क्या बचता? B/5 = 5 बचता। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है? B/5 = K, ये बच जाता, ठीक है। अब क्या इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ? तो मैंने ट्रांसपोज कर दिया 5 को इधर, तो मेरा हो गया B = 5K। एक पॉइंट मेरे पास निकल गया। दूसरा, ठीक इसी तरीके से अगर मैं बीच के रेशियो को इसको हटा देता तो मेरा बन जाता A/3 = 5। मैं यहाँ लिखता हूँ A/3 = 5, सॉरी 5 नहीं, K है। और अब मैं इसको ट्रांसपोज कर दूँ इधर, तो यहाँ से निकल जाएगा A = 3K। अब A को मैं K के टर्म्स में, B को K के टर्म्स में यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब ध्यान दो, ये जितना भी हमने किया, आगे के क्वेश्चंस में आप इतना करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? आप सिंपली कह देंगे कि मेरा जो पहला फोर्स होगा वो 3 × K के बराबर होगा और दूसरा जो फोर्स होगा 5 × K के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखना है। जब भी रेशियो हो तो उस रेशियो की मदद से हम करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ तक निकल गया। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई 2 फोर्सेज हैं A और B, उनका रिजल्टेंट ये दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं सपोज कीजिए, अगर मैं ये K की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस K की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, तो K की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दूंगा, A निकल जाएगा, B निकल जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? रिजल्टेंट A = A² + B² + 2AB cos थीटा और इसका स्क्वायर रूट। तो रखो, सारी वैल्यूज रखो। यहाँ पे 28 है, यहाँ A कितना था तुम्हारा? 3K, तो 3K का स्क्वायर ऐसा रख दो। ये कितना था? ये था 5K, तो 5K का स्क्वायर यहाँ रख दो, प्लस
2 इंटू ए वापस से रखो 3k, बी वापस से रखो 5k और इसको रखो cos 60। अब जरा फटाफट अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि cos 60 की वैल्यू कितना होता है। उससे पहले यहाँ देखो, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं कि 3k स्क्वायर का मतलब 3k को फिर से 3k में मल्टीप्लाई करना। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, k मल्टीप्लाई हुआ k स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है ना, मल्टीप्लाई हुआ 25 हो गया और k का ये स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 2 इंटू 3k इंटू 5k और ये 1/2 होता है भाई cos 60 की वैल्यू। फटाफट से इसको काट दो और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना 15, k इंटू के कितना k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। फटाफट से जोड़िए, देखिए 25 और 15 होता है 40, 40 और 9 वो होता है कितना 49k स्क्वायर। अब जरा बताओ 49 का स्क्वायर रूट लोगे 7 आएगा और k स्क्वायर का रूट लोगे k आएगा। ये सब तुम जानते हो। तो 7 इंटू k इसका रिजल्टेंट की वैल्यू आ गया। यहाँ जरा नोट करो, यहाँ देखो अब कितना बढ़िया है। अब मेरा आंसर बिल्कुल आने वाला है। ये 28 है, ये कितना है 7k है। तो यहाँ से k निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 7 को ट्रांसपोज कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारा 28/7। ये कटा फटाफट से, ये आ गया 4, k की वैल्यू आ गया 4। तो अब क्या करना है, अब तो बस k की वैल्यू यहाँ रखना है। तो a हो गया मेरा 3 इंटू k मतलब 4, कितना हो गया 12 न्यूटन। b कितना हो गया 5 इंटू k मतलब 4, ये कितना हो गया 20 न्यूटन। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा देखिए ये निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इससे हमको बस एक ही चीज़ सीखना था, वो ये कि अगर दो नंबर a और b का कुछ रेशियो दिया हुआ है ना इस फॉर्मेट में, तो इस रेशियो की मदद से हम उस नंबर को कैसे लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये क्या था, ये दो वेक्टर के एडिशन का क्वेश्चन था, ठीक है। और दो वेक्टर के एडिशन के क्वेश्चन में हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो रिजल्टेंट आता है वो किसी एक वेक्टर से जब अल्फ़ा एंगल बनाता है तो उस tan अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला था, है ना। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन देखिए सब सेम है। क्या है, 2 फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। बहुत बढ़िया, यहाँ पे अच्छा लिख दिया गया है। आर एडेड टुगेदर if the angle of their inclination is 60 degree, angle between the resultant and the smaller force is। नोट करो कि रिजल्टेंट का किस वेक्टर के साथ एंगल पूछा गया है। तो यहाँ देखिए नीचे वाला फोर्स कितना है। हालांकि देखिए पहले क्वेश्चन में हमने छोटे फोर्स का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन निकाल दिया, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिलेगा हमको। तो मैं सिंपली 3k लिखने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये फोर्स हो गया आपका 3k। इससे रिजल्टेंट जो है वो एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फ़ा, और ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये था 5k। एंगल कितना था भाई, एंगल तो देखिए हम लोगों ने पहले ही सही कर रखा है कि ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है, राइट। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, याद होगा तुमको कि tan अल्फ़ा के लिए एक फार्मूला था क्या, ये रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उस वेक्टर को छोड़ देना है, पहले उसको छोड़ देना है बिल्कुल कंप्लीटली। बचेगा जो क्या बचेगा, ये बचेगा 5k, ये 5k इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसे कर देना है। फिर नीचे इसी 5k के साथ cos 60 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और जिसको आपने छोड़ दिया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। यही था हमारे पास फार्मूला। हमको बस सिंपली फार्मूला कैसे अप्लाई करना है यही सीखना है इस क्वेश्चन से। ऊपर से हमने k कॉमन लिया, नीचे से हमने k कॉमन लिया और काट दिया। तो सबसे पहले k कॉमन लो और यहाँ साइन 60 की वैल्यू भी रख दो, तो 5√3/2 हो जाएगा। यहाँ से भी तुम k कॉमन लो और यहाँ हो जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू देखिए अभी आपने किया है 1/2 प्लस ये 3 हो जाएगा। देखिए ये k कैंसिल आउट हो गया।
हमने के का यहाँ पे हेल्प लिया दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन फाइनली वो के कट गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगा। अब यहाँ देखो, मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? थोड़ा इस बात को समझिए। मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं इसका एलसीएम लेता, है ना, एलसीएम लेने के बाद फिर इसको, ये जो मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवीजन है, उसको मल्टीप्लाई में बदलता, इसको रेसिप्रोकेट करता वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्टनेस दिखा रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस ए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है। अभी कौन सा नंबर 2 है? ये देखिए, ये नंबर 2 है, ये वाला, क्योंकि इसको हटाना है हमको, है ना, यहाँ से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 हट जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ऊपर बचेगा 5√3। नीचे देखो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 5, यहाँ 3:2 हो जाएगा। तो 5√3/6 + 5, ये 11 आ गया। अच्छा, ऑप्शन देखो जरा, यहाँ तुम्हारे पास tan अल्फ़ा क्या है? tan अल्फ़ा आया 5√3/11। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स 5√3/11। याद होगा जब हमने थियरी डिस्कस किया था तो उसमें ये बताया था कि एंगल को, ये एंगल अगर नोन है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 होता तो मैं तो सीधा ही अल्फ़ा = 45 डिग्री लिख देता, लेकिन अगर अननोन है, हम नहीं निकाल सकते इस एंगल को, तो सिंपली इस अल्फ़ा को यहीं छोड़ते हैं और tan को या साइन कॉस जो भी होता उसको उधर ले जाते, उसको ऐसे इन्वर्स में लिख देते हैं। तो ये मेरा, है ना, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ तो भैया पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो अब इन 2 क्वेश्चन से हम लोगों ने 2 वेक्टर को ऐड करने का जो सिंपल सा फार्मूला है उसका एप्लीकेशन सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए जो फार्मूले बने थे हमारे पास, उनका यूज है यहाँ पर। क्या कहता है, एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, दूसरा वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। इनके बीच का एंगल देखिए, इनके बीच का एंगल दिया है थीटा, और अब दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या फंडा पढ़ा था हमने फंडा पढ़ा था कि R = ये क्या, a² + b² प्लस है ना, प्लस 2ab cos कितना हो जाता था, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता था। ये R क्या है? यही R है आपका दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ये पढ़ा था हमने। और जैसे ही हमने ये पढ़ा था तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि भाई cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर हो जाता है। और एक और फार्मूला बताया था sin 180 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो केवल sin थीटा हो जाता था। मतलब ये हो गया कि अगर 2 वेक्टर के एडिशन का फार्मूला मुझे पता है तो उन फार्मूलों में मैं थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा रख दूंगा, तो करस्पॉन्डिंग फार्मूला दोनों वेक्टर के डिफरेंस का निकल जाएगा। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, इसकी वैल्यू निकालना ही है तुमको, तो बस कुछ नहीं, अब रखिए, देखिए a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस मत करो क्योंकि अब तो हमने ये सीख ही लिया है ना। अब हमने ये सीख लिया है कि क्या है, अब हमने सीख लिया कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपली, तो माइनस हो गया 2, a की जगह पे फिर से 2, b की जगह पे 4, और ये cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होता है भाई,
तो ये कटा। अब जरा बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। फटाफट से लिखता हूँ मैं, 4 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8। तो ये फाइनली मेरे पास हो गया, ये 20 में से 8 गया 12। अब इसका कैसे करेंगे भाई सिंप्लीफिकेशन? कुछ नहीं, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 4 को मैंने फैक्टराइज किया, सॉरी 4 करें 12 को मैंने फैक्टराइज किया, तो 4 इंटू 3 आया, 4 इंटू 3 आया। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये 2 तो बाहर निकल गया और बाकी जो है अंडर रूट 3 बच गया। 3 क्या है? 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया है ना कि जो खुद से डिविजिबल हो या प्लस और माइनस 1 से डिविजिबल हो, उसका कभी भी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो उसको सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर हमारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया होगा 1.732 ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पे हम रख देंगे। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, इसी फॉर्मेट में आंसर है, तो देखिए सीधा सीधा आ गया। कहाँ आया आपका? ये देखिए, ये वाला आपका आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ आपने क्या सीखा? आपने यहाँ पे ये सीखा कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए फार्मूला हमको पहले से पता है, तो उन्हीं वेक्टर के डिफरेंस का फार्मूला निकालने के लिए जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ वहाँ माइनस कॉस थीटा कर देंगे बस। और जहाँ जहाँ साइन थीटा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए साइन 180 माइनस थीटा भी सिंपली साइन थीटा के ही बराबर था। तो ये फार्मूला भी याद रखने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किधर है भाई क्वेश्चन नंबर 4? ओह, एक मिनट। हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत आसान है। क्वेश्चन समझो पहले। इसने कहा कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। और करना क्या है? हमको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तुमको याद होगा हमने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन के लिए फार्मूला ये बताया था कि पहले तो ये ऐसे लाइन बना दो और डिनोमिनेटर में मतलब लाइन के नीचे, है ना, लाइन के नीचे क्या करना है? जिस पर निकालना है हमको प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो किस पे निकालना है? इस पे निकालना है प्रोजेक्शन, तो इसका हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं ऐसे। ऊपर क्या करना है? ऊपर हर केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो भैया इतना मेरे पास फार्मूला है, बस फार्मूले पे वैल्यू रख देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, ओह सॉरी, हाँ, तो ए डॉट भी कैसे करेंगे देखिए जरा। यहाँ आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी आई का कोफिशिएंट 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 इंटू 1 हो गया, प्लस इसका जे का कोफिशिएंट -1, चूँकि -1 है तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ भी देखिए जे का कोफिशिएंट -2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस यहाँ देखो के का कोफिशिएंट कितना है? +2, यहाँ +1, तो ये हो गया +2, यहाँ +1। और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, प्लस k के कोफिशिएंट मतलब 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे k के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 1 मान के चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए अब ये हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस, है ना। क्या कर दे रहा हूँ मैं, बार बार ये तो मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, और यहाँ देखो ये हो गया 1, और ये -2 का स्क्वायर जब करोगे तो +4 ही आएगा, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया √6। देखो भाई √6 के ही टर्म्स में यहाँ दिया हुआ है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ देखो प्रोजेक्शन हमारा, है ना, ये प्रोजेक्शन निकल गया। ठीक है, तो मेरा जो तीसरा कॉन्सेप्ट था
एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए, वो भी देखो यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ जी, ये वेक्टर कौन सा, ये वेक्टर, और इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये तो होता था। वेक्टर ए दिया हुआ है, लिख दिया मैंने, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका जब निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर, है ना। फिर के का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर। पहले की तरह अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, एग्जैक्टली ये उसी तरह का हो गया। ये क्या है ना, ये क्या हो गया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और ये हो गया √6, क्योंकि ये 1 और ये 4, ये 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, एकदम से देखिए ये बढ़िया सा ऑप्शन है, ये निकल गया। अब तक देखिए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला है, इमेजिनेशन इसमें तगड़ा होना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। मेरे पास है 3 वेक्टर्स ए बी और सी। इसमें से यहाँ भी देखो गड़बड़ टाइप कर दिया गया है, ये ए डॉट बी है बेटा ना, ए डॉट बी, अरे क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ऐसे 0 है। यहाँ भी गड़बड़ है, अरे कौन टाइप किया है, ए डॉट सी, ये भी जो है आपका 0 के बराबर है। ए डॉट बी 0 का मतलब कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दूसरा ए और सी, इनका भी डॉट 0 है, मतलब ए और सी ये भी परपेंडिकुलर हो गए। तो इसमें से बी और सी के बारे में कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वो नेसेसरीली पैरेलल है, दूसरा नेसेसरीली परपेंडिकुलर है, तीसरा एंटी पैरेलल है, और चौथा नन ऑफ दिच। इसमें देखो, जब तक तुम अपने दिमाग में एक पिक्चर नहीं बनाओगे या कॉपी पर पिक्चर नहीं बनाओगे, तब तक तुम इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। तो चलो, अब तुम्हारे दिमाग में तुम्हें पिक्चर नहीं बना सकता, मैं अपने बोर्ड पे ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ। ये देखो, ये मान लो, यहाँ देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो एक काम करो, इसी प्लेन में अपने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दो। ये वेक्टर ए है तुम्हारा, ठीक है। अब वेक्टर बी कैसा है, वेक्टर बी जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं काम करूँ ना, मैं काम करता हूँ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर से बी बना देता हूँ, ए ऐसे बी बना देता हूँ। अब बताइए, देखिए ये प्लेन था आपका, ये ए हो गया, आपका ये बी हो गया। तो इस प्लेन में भी हो सकता है सी आपका नीचे की तरफ ऐसे, क्योंकि अगर सी बिल्कुल बी के ऐसे पैरेलल हो जाए, है ना, मैं बनाता हूँ थोड़ा दोबारा से, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ए ऐसे पैरेलल हो जाए ऐसे सी, तो भी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। दूसरा, ये सी इसी के अलोंग हो जाए तो भी सेटिस्फाई करेगा। और तीसरा ये जो आपका बी हुआ, ये जो आपका ये हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर ऐसे हो जाए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ना, तो भी ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि है ना, नेसेसरीली कह रहा है, नेसेसरी मतलब ये होना ही होना है, यही होना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, और नेसेसरीली मतलब नेसेसरी नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन यहाँ नन ऑफ दीज के रूप में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a प्लस बी, दूसरा वेक्टर है a माइनस बी। दोनों कैसे हैं? दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल होने के लिए अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है वो यहाँ पूछा जा रहा है। अरे भाई बहुत आसान है, मैं इसको तो दो मेथड से कर सकता हूँ। चलिए दो मेथड से करना है मुझे, तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना दिया। ठीक, यहाँ मेथड नंबर 1, पहली बात ये बताओ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0 वेक्टर। यहाँ वेक्टर लगाना। अब जरा ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो a का इससे क्रॉस कराओगे, ये हो जाएगा a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, फिर b से कराओगे तो प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसका बदल दूं, माइनस का प्लस कर दूं, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा है कि ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख दूं b क्रॉस a, पहले से मेरे पास एक b क्रॉस a था, बहुत बढ़िया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ बताइए तो ये 2b क्रॉस ना 2b क्रॉस a इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो गया। मीन्स b क्रॉस a इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो गया। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई? ऑप्शन मेरा ये सही हो गया, राइट। ये तो था एक मेथड। अच्छा, जब यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक चीज़ और बताई थी आपको। क्या बताया था? अगर आपको याद हो, आप अगर लेक्चर प्रॉपरली है ना देखे होंगे, तो हमने ये बताया था कि अगर a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 होता है तो b को मैं लेमडा वेक्टर a लिख सकता हूँ, जहाँ लेमडा कोई रियल नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं ऐसे कह दूं a प्लस b इक्वल्स टू लेमडा a माइनस b, ऐसे लिख सकता हूं इस फंडे से। और जैसे ही मैंने इसको लिखा, अब सिंप्लीफाई करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि a प्लस b लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं लेमडा वेक्टर a माइनस लेमडा वेक्टर b। इस लेमडा को इधर कर दूँ, b को उधर कर दूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस लेमडा वेक्टर a, इधर माइनस लेमडा b माइनस b। इसमें से देखिए a कॉमन ले लिया, 1 माइनस लेमडा हो गया यहाँ पर से b कॉमन ले लिया माइनस b, तो लेमडा प्लस 1 और ये b के बराबर हो गया। a जो हो गया आपका 1 माइनस लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा b हो गया। अब जरा इसका हम चीड़ फाड़ करना स्टार्ट करते हैं। हमको चूँकि आगे चल के सर्जन बनना है तो चीड़ना फाड़ना यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये देखो, लेमडा अगर 1 से छोटा हो, लेमडा अगर 1 से छोटा हो तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला। ऊपर पॉजिटिव है तो टोटल ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर लेमडा 1 से बड़ा हो जाए तो यहाँ देखिए नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, फिर ये माइनस साइन, तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ लेमडा। और जब पॉजिटिव होगा तो ए और बी कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ए और बी कैसे हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। तो इससे भी हमने निकाल लिया कि भाई देखो, ऑप्शन में जो डी दिया हुआ है कि ए इज पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू बी, यही सही है। देखो 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारे पास 25-26 क्वेश्चंस हैं जो वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे।
उसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर जाओ, फिर देखो वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर ना हो तो फिर हमको बताना। ओके।